उत्तर प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण चुनाव इस वक्त आने वाला है। बहुत एक साल से भी कम का वक्त है और ऐसे में 3 भाजपा के नफरती, मुस्लिम विरोधी, लोकतांत्रिक विरोधी मुख्यमंत्रियों को एक हीरो और नायक की तरह पेश किया जा रहा है। इस सब में टीवी मीडिया का क्या रोल है, ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए, लोकतंत्र की क्या ये जंग हम हार चुके हैं, हमें हथियार डाल देने चाहिए, इन बहुत सारे बड़े बड़े मुश्किल सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको ये बताया गया कि भाई राजकुमार भाटी ब्राह्मण विरोधी हैं, उसमें आप कोई एक मिसाल दे रहे थे, उसमें आपने कोई बात की, भाषण का कुछ अंश काट लिया गया। मुझे हैरानी ये ज्यादा हुई कि आप कैमरे पे आके आपने माफी मांगी। क्यों माफी मांगी आप? मनुस्मृति को मैं बहुत घटिया किताब मानता हूँ, उसके मैं विरोध में हूँ। रामचरितमानस में जो कुछ चौपाइयाँ जो स्त्रियों को और शूद्रों को अपमानित करती हैं, उनका मैंने विरोध किया है। तो इन बातों से ना तो मैं पीछे हट रहा हूँ, न मैं इनका विरोध करना बंद करूंगा। इस वजह से वो लोग चिड़े हुए। याद आया मुझे सभ्यता संस्कृति से कि अभी हमारे जो सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, वो नॉर्वे में डिफेंड करके आए हैं भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता को। तो इस 5000 पुरानी सभ्यता में जातिवाद भी है, इसमें महिला विरोध भी है। किस सभ्यता का वो जिक्र कर रहे हैं? जब मैं आपसे कहती हूँ कि 5000 साल पुरानी सभ्यता, इससे आपका क्या मतलब निकालते हैं? तो हमें इतिहास में ये भी देखना चाहिए कि हमें महाभारत में जब द्रोणाचार्य ने उसका एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, तो उस पर हमें सबको शर्मिंदा होना चाहिए। बिल्कुल, उस पर गर्व करने की क्या बात है? कोई बात नहीं। और जो उसमें शंभुक की गर्दन काटी गई है रामायण में, उस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। वो अदम जी बहुत बड़े शायर हुए, अदम गौंडवी, उन्होंने लिखा है कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो बेचारे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। और लोक रंजन हो जहाँ शंभुक वध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। वाह वाह। जहाँ शंभुक की गर्दन कटने पर तालियां बजाई जाती हों, उसका क्या करें? उस पर क्या गर्व करें? मुझे बताइए, बंगाल चुनाव के बाद सबसे बड़ी जो एक शंका और एक चिंता पैदा हो रही है, वो है कि अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा। पश्चिम बंगाल में सरकार हारी है, विपक्ष जीता है। तो यहाँ भी सरकार हारेगी, विपक्ष जीतेगा। उन्होंने यही ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। मैं आपको पर्सनली अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पर रखकर आपको ये बता रही हूँ कि एग्जैक्टली ये उनके वर्ड्स थे कि हमारा मार्जिन इतना ज़्यादा है कि जितने वोट ये SIR में काटेंगे उससे ज़्यादा हमें मिल जाएंगे। और देखिए, चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। मैं आपको चेता रही हूँ, यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल हूबहू यही जवाब था। आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूँ तो हमें एक तरह से आदत सी हो गई है भगवा तंत्र की। पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हर तरह से अल्पसंख्यक अधिकारों की हम बात करें, लोकतंत्र पर हमले की बात करें, दरबारी मीडिया की हम बात करें, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद और उसमें बीजेपी की जीत के बाद एक बदला हुआ सा भारत नजर आ रहा है। चाहे वो लोकतंत्र हो या लोकतांत्रिक वो संस्थाएं हों जिन पर अब आम आदमी विश्वास नहीं करता। सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव के नतीजे से उभरी है वो ये कि आम आदमी का इसमें विश्वास हिल गया है कि वो जहां वोट दे रहा है, जिस पार्टी और जिस कैंडिडेट को, वो उसको जा रहा है या नहीं। पहली बार भारत में चुनावी ईमानदारी या चुनावी अखंडता, अंग्रेजी में सुन लीजिए तो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, इस पर शक जाहिर किया जा रहा है। विपक्ष एक तरह से निराशा के माहौल में है कि जब इस तरह का माहौल है तो चुनाव लड़ने या चुनाव जीतने और फिर हारने के लिए क्या चुनाव लड़ा जा रहा है, कि अगर चुनाव लड़ रहे हैं और हारना ही है तो क्यों लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण चुनाव इस वक्त आने वाला है। बहुत एक साल से भी कम का वक्त है और ऐसे में 3 भाजपा के नफरती, मुस्लिम विरोधी, लोकतांत्रिक विरोधी मुख्यमंत्रियों को एक हीरो और नायक की तरह पेश किया जा रहा है। इस सब में टीवी मीडिया का क्या रोल है, ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए, लोकतंत्र की क्या ये जंग हम हार चुके हैं, हमें हथियार डाल देने चाहिए, इन बहुत सारे बड़े बड़े मुश्किल सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप फाइनली हमारे स्टूडियो में आ गए बहुत मेहनत करने के बाद। राजकुमार जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या जब आप टीवी चैनलों पे अब जाते हैं, आपकी तो रेपुटेशन ये है कि आप बखिया उधेड़ देते हैं एंकर्स की, उनके साथ आप बाकायदा बड़े जुझारूपन से पेश आते हैं, लेकिन एंकर्स तो आजकल मुख्यमंत्रियों से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। नहीं, आजकल जो ज़्यादातर चैनल, मैं तो नहीं कहूँगा सब, ज़्यादातर चैनल्स के ज़्यादातर एंकर रेफरी की भूमिका में नहीं रहते, खिलाड़ी की भूमिका में होते हैं। वो एक टीम की तरफ से खेलते हैं
और भारतीय जनता पार्टी को खुल के प्रचार करते हैं, खुल के पक्ष लेते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई तथ्य रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पहले एंकर कूद जाते हैं बीच में और टोकाटाकी करते हैं। आप कोई भी टीवी डिबेट देखें जो आमतौर पर जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है या बीजेपी समर्थक चैनल कहा जाता है, उनमें से किसी भी चैनल की डिबेट शाम को देखें, और आपके दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें वो कि एंकर इस भूमिका में होते हैं कि जब तक बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो बिल्कुल शांत बैठ के सुनते हैं, उन्हें पूरी बात कहने का मौका देते हैं, समय भी ज़्यादा देते हैं। और विपक्ष का कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, टीएमसी के हों, किसी भी पार्टी के हों, जैसी विपक्ष का प्रवक्ता बोलना शुरू करेगा हर वाक्य पर टोका-टाकी। और बीजेपी के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो फिर उस पार्टी के खिलाफ तथ्य उठा के लाने लगेंगे, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। लेकिन ऑडियंस में जो लोग आपके सामने नजर आते हैं, कई आपके इस तरह के वीडियोस भी वायरल हुए हैं जहां ऑडियंस इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि लगता है कि, हालांकि ये बात भी देखिए ईमानदारी से कबूल करना पड़ेगा कि 78% भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इस वक्त भगवा ताकतों के कब्जे में है। तो ऐसे में अगर हम ये मान भी लें कि 78% जनता में से ही वो लोग निकल रहे हैं जो ऑडियंस में है, तो ये कोई एग्जैजरेशन तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, जो ऑडियंस जो आती है वो खुद तो चल के आती नहीं है। टीवी चैनल के ऑफिस में आम आदमी तो घुस नहीं सकता, बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है गेट पे, जिसके लिए अनुमति होगी केवल वही अंदर जा सकता है। वो गाड़ियों से आते हैं सब, तो उन्हें गाड़ी चैनल भेजता है, तो चैनल ऐसे ही तो कई मोहल्ले में चौराहे पे खड़ी गाड़ी कर नहीं देता है और वो घोषणा करता हो कि जिसे डिबेट में जाना हो वो बैठ जाए। वो किसी न किसी संपर्क करते हैं। और ये मेरी निजी जानकारी में है, जो कॉलेजों के स्टूडेंट भी बुलाए जाते हैं, उन कॉलेजों के मालिक भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनसे कहा जाता है कि हम स्टूडेंट भेजें। उनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आ जाते हैं जो बीजेपी के खिलाफ भी होते हैं, उनके खिलाफ सवाल पूछ लेते हैं, 1-2, और इजाजत दी जाती है उनको? ज्यादातर वो नहीं, वो तो पूछ लेते हैं क्योंकि ऑन कैमरा, तो उनकी मजबूरी होती है। दूसरे गाड़ी भेजी जाती हैं किसी आरएसएस के पदाधिकारी के पास, किसी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी के पास, किसी बीजेपी के पदाधिकारी के पास, और वो लोगों को लेकर आते हैं। फिर उन्हें इतने से भी काम नहीं चलता, फिर उन्हें सवाल लिख के दिए जाते हैं कागज पे कि ये याद कर लो, तुम्हें ये सवाल पूछना, याद करके कागज जेब में रख लो, कागज नहीं निकालना है, ये सवाल तुम्हें पूछना। तो इस पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से तय होती है। और तीसरा ये कि कहाँ ताली बजानी है, ये कैमरामैन पीछे एक कैमरामैन को संकेत होता है, वो बाकायदा हर बार ताली की शुरुआत वो करता है। ऑडियंस को नहीं ध्यान होता कि यहाँ ताली बजानी है, तो बीजेपी के प्रवक्ता के बोलने पे 2-3 बार ताली बजवा देंगे, वो विपक्ष पे नहीं बजवाएंगे। विपक्ष का प्रवक्ता बहुत अच्छी भी बात कहेगा, तो उससे माहौल ये बनता है कि जो टीवी देख रहे हैं लोग, उन्हें लगता है कि यार बीजेपी पक्ष में लोग ताली बजा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में ज्यादा लोग हैं। वो सब स्क्रिप्टेड होता है, सुनियोजित होता है, बाकायदा तय होता है पहले से ही। और कई बार तो ऐसा होता है क्योंकि सवाल तो लिख के दे दिए पहले ही, वो प्रसंग भी नहीं है, फिर भी सवाल पूछ लेता है उस, क्योंकि रट के आया हो तो वही सवाल पूछ लेता है। ये पूरा स्क्रिप्टेड नजर आ रहा है जैसे आप ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जैसे प्रवक्ता सवाल ये पूछा जाता है और ये बहस भी होती है कि क्या जो विपक्ष के लोग हैं या जो अभी तक भी आज़ाद विश्लेषक हैं, उन्हें क्या इन चैनलों में जाकर इनको वैधता मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, या इनका पूरा बॉयकॉट होना चाहिए? देखिए, हमने पीछे कई चैनलों का बॉयकॉट लंबे समय तक किया, कांग्रेस ने तो अभी भी कर रखा, कई चैनलों पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जाते हैं, लेकिन वहां वो एक किसी बुद्धू आदमी को बुला लेते हैं, उसे कांग्रेस नेता करके बैठा देते हैं। आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं है या ये कांग्रेस ही नहीं है, उसे किसी को बैठा लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर हम जाना बंद कर देंगे तो हमारे नाम से फर्जी लोगों को बैठा लेंगे और समर्थक कह के चला देंगे, समर्थक कह के। कम से कम हमें अधिकृत सूचना तो पार्टी की ओर से होती है, अधिकृत पक्ष तो हमें पता होता है कि इस विषय पर क्या बोलना है, तो इसलिए प्रवक्ता पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए 40 मिनट का शो है, 40 मिनट के शो में उन्होंने 38 मिनट खूब एजेंडा चलाया। हमें जो 2 मिनट मिले हैं हम उनका सदुपयोग कर लेते हैं। वो 2 मिनट में हम बात कह देते हैं और वो बात, उसकी क्लिप वायरल हो जाती है, तो बहुत लोगों तक हमारा पक्ष पहुंच जाता है। और फिर इन क्लिप्स को क्या समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी या हम दूसरी पार्टियों का भी जिक्र करें, क्या आप करते हैं उन क्लिप्स को छोटा करके अपने सर्कल्स में उसको सर्कुलेट करते हैं? नहीं, हमारी पार्टी थोड़ा आईटी सेक्टर में कमजोर है, मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है।
हमारा आईटी सेल नहीं है जिस तरह बीजेपी का है। बीजेपी ने तो बाकायदा पेड वर्कर बैठा रखे हैं। अब उसमें आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से भी हम कमजोर हैं। हम इतना स्टाफ नहीं बैठा सकते जितना उन्होंने बैठा रखा है। तो हमारी क्लिप पार्टी के लेवल से कम वायरल होती हैं, लेकिन ऑडियंस या जो श्रोता हैं और जो पार्टी समर्थक हैं वो ही बहुत वायरल कर देते हैं। लेकिन आपसे मेरे ख्याल से ज्यादा मजबूत तो आम आदमी पार्टी, जो आपसे भी छोटी पार्टी है, उसके अपने आईटी सेल है। काफी लोग, अगर एक ट्वीट अगर आप आम आदमी पार्टी मीडिया के मामले में हमसे मजबूत है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जो मुझे हमेशा मतलब मुझे बार बार याद आती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहीं बोला, लिखा है उन्होंने कि इस देश में सत्ताधारी होने के लिए, सत्ता खाली राजनीतिक सत्ता नहीं, मतलब ताकतवर होने के लिए इस देश में सत्ता मतलब शासक होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक, जो ऊंची जाति में जन्म लिया हो, 2 अंग्रेजी जानता हो, और 3 धनवान हो, वाह, पैसा हो उसके पास। तो लोहिया जी कहते हैं कि इन 3 में से 2 अगर किसी के पास नहीं है, 2 से काम चल जाएगा, लेकिन 2 जिसके पास नहीं है वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो केजरीवाल जी के साथ ये प्लस पॉइंट है, उनके साथ तीनों चीज है। सही बात आपने कही। अब हमारे पास ना तो पैसा है, ना हम अंग्रेजी जानते हैं, ना हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं। हम ओबीसी भी समाज से आते हैं। तो जो ओबीसी और एससी समाज से जो लोग आते हैं और माइनॉरिटी से जो आते हैं, इस देश में उन्हें मंच तक पहुंचने में ही इतना संघर्ष करना पड़ता है। उतने संघर्ष में वो लोग सरकार बना लेते हैं। और कहा जाता है कि तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो अंतर है, ये जो गैर बराबरी है, लंबे सामंती व्यवस्था के कारण जो ये बनी है, ये अभी भी बहुत कम हुई है। प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। 1950 में हमारा संविधान लागू कर दिया गया और संविधान में साफ साफ प्रावधान है कि राज्य किसी नागरिक के साथ जन्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा, धर्म के आधार पर। और सबको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये सारी बातें संविधान कहता है। और सरकारों ने थोड़े बहुत प्रयास भी किए हैं, किसी सरकार ने कम, किसी ने ज़्यादा। इसके बावजूद हम अभी 2 कदम ही आगे बढ़ पाए हैं। बिल्कुल। अब जो लोग ये कहते हैं टीवी चैनलों पर बैठ के या सभाओं में या मीटिंगों में कि नहीं अब देश में कहीं जातिवाद नहीं है, और अब तो मनुस्मृति को कोई जानता भी नहीं है, और अब देश में कोई ऊंच नीच नहीं है, वो बिल्कुल झूठे लोग हैं। उन्हें पता है अच्छी तरह। फिर यूजीसी नियमों पर क्यों निकल के आ गए सारे सवर्ण सड़कों पे? देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइन आई हैं, निश्चित तौर पर आपने पढ़ी होंगी, उसमें एक भी शब्द मुझे आपत्तिजनक नहीं लगा। मैंने पूरी गाइडलाइन पढ़ी, और वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अनेक घटनाएं हुई हैं, रोहित वेमुला जैसी और इस तरह की घटनाएं बहुत हुई यूनिवर्सिटी में, रोजाना अत्याचार होता है, भेदभाव होता है। और उसमें केवल जाति का मैटर नहीं है, उसमें साफ लिखा है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिढ़ाते हैं बच्चों को, दिल्ली में हमने बहुत, बहुत घटनाएं देखी हैं, हमने खुद देखी हैं, विदेशी कि उन्हें चिढ़ाते हैं, उन्हें भारतीय नहीं मानते। और इधर कश्मीर के लोगों को चिढ़ाते हैं, उन्हें जो देख। तो और रंग के आधार पर जैसे केरला के लोगों को काला काला मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इसी को भारत मान लेते हैं, बाकी सब तो विदेशी हैं ही। तो उसमें सारे, और उसमें वो ये गाइडलाइन ये कहती हैं कि संस्थान एक समिति बना है जो पीड़ित छात्रों की बात सुने, बिल्कुल, और ये सुनिश्चित करे कि उनके साथ भेदभाव ना हो। तो इसमें आपको क्या आपत्ति? इसमें एक कॉलम ये माना गया था आपत्तिजनक कि उच्च जातियों को पहले से ही ये मान लिया गया है प्री कंसीव नोशन के तहत कि वही प्रताड़ित कर रहे हैं। तो शोषक गाइडलाइन में तो कहीं ऐसा संकेत नहीं है। जो गाइडलाइन है, जो मैटर है, उसमें कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं है कि इसको इस तरह से उसमें मुकदमा कायम करने के, जेल भेजने का कोई प्रावधान है। ये भी दुष्प्रचार किया गया है इस विरोध में कि हमारे बच्चे जेल जाएंगे। बिल्कुल, उसमें जेल की कोई बात ही नहीं है। वो तो यूनिवर्सिटी की कमेटी को ही तय करना था। कमेटी भी किसकी होगी? कमेटी में उसका संस्थान का प्रमुख, उसका प्रमुख होगा कमेटी का। तो ज्यादातर प्रमुख तो उसी वर्ग से आते हैं। और फिर उसके 2 प्रोफेसर होंगे, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, वो भी उसी वर्ग से आ रहे हैं। 2 नॉन टीचिंग स्टाफ से लोग होंगे, 1 स्टूडेंट होगा। एक प्रावधान उसमें जरूर कर दिया कि इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि ओबीसी और एससी से भी कुछ, मतलब उनका प्रतिनिधित्व हो। यानी कोई भी, या तो नॉन टीचिंग स्टाफ, किसी चपरासी को रख दो, या स्टूडेंट को, कोई 2 उसमें, एक ओबीसी का और एक एससी का
रख दिया जाए, इतना प्रावधान जरूर है। बिल्कुल। मैं अभी एक हालिया जो विवाद हुआ है उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जिसमें आपको ये बताया गया कि भाई राजकुमार भाटी ब्राह्मण विरोधी हैं। उसमें आप कोई एक मिसाल दे रहे थे, उसमें आपने कोई बात की, एक भाषण का कुछ अंश काट लिया गया। मुझे हैरानी ये ज़्यादा हुई कि आप कैमरे पे आके आपने माफ़ी मांगी। क्यों माफ़ी मांगी आपने? नहीं देखिए, एक तो मैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का, समुदाय का विरोधी नहीं हूँ। मूल सोच मेरी है, मैं समाजवादी हूँ और होना भी नहीं चाहिए किसी आदमी को। हम व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं, हम किन्हीं नियमों का विरोध कर सकते हैं कि ये नियम गलत है, लेकिन किसी समुदाय का विरोध करना, किसी जाति या धर्म का विरोध करना, वो मूर्खता है। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। तो मैं कैसे भेदभाव कर सकता हूँ? ब्राह्मण समाज में दो तरह के लोग हैं और इस प्रकरण ने मुझे खास तौर से समझाया। पहले से भी थोड़ा मुझे आभास था, लेकिन इस प्रकरण ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया। एक तो वो लोग हैं जो सच में बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं और चिंतक हैं। वो सारे मेरे समर्थन में उतर गए इस प्रकरण में। बड़े बड़े ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े चेहरों ने, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे विनोद शर्मा जी, संजय शर्मा 4PM वाले, विनोद अग्निहोत्री अमर उजाला के सलाहकार संपादक हैं, अशोक कुमार पांडे जी, अपूर जोशी, बहुत लोगों ने मेरे समर्थन में लिखा और ये विश्लेषण किया कि नहीं, इसे गलत इशू बनाया जा रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भेदभाव को बना के रखना चाहते हैं, अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर मानते हैं, और अगर हम ये भी कहते हैं कि नहीं भाई सब बराबर हैं, इसमें भी वो अपना विरोध मानते हैं। हमारा ये कहना भी कि नहीं सब बराबर हैं, तो उन्हें लगता है हमारा विरोध कर रहा, हमें उच्च बताओ, बाकी को हमसे नीचे बताओ। तो एक तो ये, तो उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि मैं देखिए समता और समानता के बारे में मैं खुल के बोलता रहता हूँ। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ मैं खुल के बोलता हूँ, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ। मनुस्मृति को मैं बहुत घटिया किताब मानता हूँ, उसके मैं विरोध में हूँ। रामचरितमानस में जो कुछ चौपाइयाँ जो स्त्रियों को और शूद्रों को अपमानित करती हैं, उनका मैंने विरोध किया है। तो इन बातों से ना तो मैं पीछे हट रहा हूँ, न मैं इनका विरोध करना बंद करूंगा। इस वजह से वो लोग चिड़े हुए हैं। लेकिन आपसे गलती हुई, आपने माफ़ी क्यों मांगी? हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ। उस पर ऐसा है कि जब मैंने वो कहावतें सुनाई दोनों, तो एक कहावत तो पहले मैंने गुजर हीर के बारे में सुनाई, दूसरी ब्राह्मण के बारे में सुनाई। तो उसमें से 7 सेकंड की क्लिप निकाल के उन्होंने, वो 7 सेकंड में केवल वो दोहा आ रहा जो आपत्तिजनक है। मैंने सुनाते समय भी ये कहा था कि ये मुझे इतना खराब लगा कि मैंने जीवन में कभी बोला नहीं, और मैं माफ़ी के साथ इसे सुना रहा हूँ, क्योंकि कार्यक्रम उसी विषय पे था। तो मैंने ये कहा कि इस मेरे पूरे भाषण को ना सुनकर 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काट के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन इस 7 सेकंड की क्लिप को सुनकर जिन लोगों के दिल को ठेस पहुंची है, जिन्हें अपमानित हुए हैं, जो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी इसके बावजूद भी मेरी गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे लेकिन भाटी जी, ब्राह्मणों से तो पूरा देश हमेशा से माफी भी मांग रहा है। नहीं, मेरे दिमाग में ये रहता नहीं ईमानदारी से कि कौन ब्राह्मण, कौन दलित, कौन शूद्र, मैं सबको बराबर मानता हूँ। और मैं ये मैसेज देना ही नहीं चाहता था कि भाई मैं ब्राह्मण समाज का अपमान जानबूझ कर रहा हूँ। ब्राह्मणवाद के खिलाफ है लेकिन आप? ब्राह्मणवाद एक व्यवस्था है। देखिए, जो ब्राह्मण तर्कशीलता की बात कर रहे हैं, ऊंच नीच के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मणवादी नहीं है। और मेरी जाति गुजर है, जो गुजर ऊंच नीच की बात कर रहा है, पाखंड की बात कर रहा है, वो ब्राह्मणवादी है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। ब्राह्मणवादी एक व्यवस्था है। और हम जब समाज विज्ञान पढ़ते हैं तो समाज विज्ञान में बाकायदा एक चैप्टर है ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था। और अभी हाल में तो उस चैप्टर को बना रखा है। सुनिए, आपको पता नहीं, जानकारी है नहीं है, अभी BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास के सेमेस्टर एग्जाम में एक सवाल पूछा गया जिस पर विवाद हो रहा है इसी सप्ताह। अच्छा। सवाल था कि ब्राह्मणवादी पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्था ने महिलाओं के आगे बढ़ने में क्या रुकावट पैदा की? ये सवाल पूछा गया है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पुरुष वर्चस्ववादी समाज ने महिलाओं की प्रगति में क्या बाधा उत्पन्न की है, ये सवाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया, इतिहास के पेपर। तो ये क्या हर्ज है? ये तो ये तर्क भी है और ये फैक्ट। लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या? अरे इतिहास यूनिवर्सिटी पूछ रही है। और जिसने सहा होगा उसको पता होगा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है। भाई आप पुरुष हैं, आपको क्या पता होगा कि महिलाओं को क्या कुछ सहना पड़ता है। एक कमरे में हम बैठे हों, आप ये सोचिए कि अगर 10 पुरुष हों,
आप यकीन जानिए राजकुमार जी कि महिलाओं के अंदर वो सिक्स सेंस होता है कि वो सेक्सिज्म को सूंघ लेती हैं। ठीक उसी तरीके से मैं समझती हूँ जो तथाकथित निचली जातियों के लोग होते हैं वो सूंघ लेते हैं कि कहाँ जातिवाद है, या अल्पसंख्यक होता है वो सूंघ लेता है कि ये आदमी कम्युनल है। बैठे हैं, ये कहते ही पता चल जाता है, भाई साहब आपका नाम क्या है? क्या जी रणवीर? पूरा बताओ। पूरा नाम क्या है? आगे क्या लगाते हो? वो केवल ये तय करना चाहते हैं कि हमारे बराबर में बैठने लायक है या नहीं। और 90% लोगों के अंदर ये चीज है। मैं आपको अपने एक दोस्त का किस्सा सुनाना चाहती हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त एक किस्सा है। वो बॉम्बे में गई थी, वो कुछ फिल्मों में काम करना चाहती थी, लिखना चाहती थी। मैं उनकी इजाज़त नहीं है तो इसलिए उनका नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम फलां यादव है। तो उन्होंने कहा अच्छा यादव तो शायद दलितों में आते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मैं कुर्सी पर बैठी रहूं या नीचे बैठ जाऊं? उसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कई लोग उस वक्त वहां बैठे हुए थे और मैं उनका नाम ले सकती थी, मुझे इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने कहा जब दलितों में आते हैं तो क्या अभी भी कुर्सी पे मैं बैठी रहूं या नीचे ज़मीन पे आ जाऊं? तो जातिवाद, आप ये देखिए कि हमें लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री है तो वहाँ जातिवाद नहीं होगा। इस कड़ी में मैं छोटा सा आपसे बात कहूँगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि भविष्य क्या होने जा रहा है विपक्ष का इस राजनीति में हमारे आज के भारत में। कि आप कह रहे थे कि कुछ ब्राह्मणों ने आपका साथ दिया, लेकिन इसी को तो एक तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं, जहाँ सत्ता पक्ष में भी ब्राह्मण है, विपक्ष में भी ब्राह्मण है, जो जातिवादी लोग हैं वो भी ब्राह्मण हैं, जातिवाद का विरोध करने वाले भी ब्राह्मण हैं। आप हमारा इतिहास उठा के देखिए आज़ादी से पहले का, तो महिलाओं के लिए लड़ने वाले भी ब्राह्मण हैं, महिलाओं के खिलाफ वाले भी ब्राह्मण हैं। तो इसका मतलब पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जो है इस देश में, चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, हर तरह से ब्राह्मणों के हाथ में ही तो रहेगा। नहीं देखिए, एक तो मैं जो मेरा जो अनुभव है अपना अध्ययन के आधार पर, कि इस समाज में, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, इसमें अन्य लोगों के पास तो वाणी ही नहीं थी। ब्राह्मण के अलावा किसी के पास वाणी नहीं थी, उसे बोलने का अधिकार ही नहीं था। बोलने का अधिकार ही ब्राह्मण को था, पढ़ने का और बोलने का। तो लंबे समय तक तो कोई शूद्र समाज से आने वाला व्यक्ति, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, वो कहीं बोलने के लिए मंच ही नहीं था उसके पास। तो जो भी विरोध में बोला ब्राह्मणों ने बोला। लेकिन बाद में जैसे जैसे संवैधानिक व्यवस्थाएं हुई और जैसे जैसे अंग्रेजों के आने के बाद ही शिक्षा में शूद्रों की एंट्री होनी शुरू हो गई थी, और इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादा आवाज़ उठी सामंती समाज की तरफ से, कि उन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि एडमिशन सबको मिलेंगे, वरना उससे पहले ये था कि केवल ब्राह्मण ही पढ़े लिखेंगे। तो एक धीरे धीरे जब फिर हमारा संविधान लागू हुआ, ये सब चीज़ें, लोगों को बोलने का हक मिला, तो जो आप कह रही हो वो आधा सच तो सही है कि इधर भी ब्राह्मण इधर भी ब्राह्मण, लेकिन बाकी आधा सच ये है कि शूद्रों और महिलाओं के लिए सबसे सशक्त आवाज़ अगर भारत के इतिहास में किसी ने उठाई है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उठाई है, जो कि ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है ना जी। और उन्होंने तो एक जगह ये भी लिखा है कि ब्राह्मणों में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं हुआ और होने की संभावना भी नहीं है। क्यों? फ्रांस के वोल्टेयर का तो पता ही होगा आपको, पादरी के घर में पैदा हुआ, पादरी का शासन चलता था, सारी सत्ता चर्च से चलती थी, उसे सारी सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन जब वो पढ़ लिख के बड़ा हुआ, उसे चर्च संभालना था, उसने चर्च ना संभाल के समाज में क्रांति के लिए निकल पड़ा और चर्च की व्यवस्था के खिलाफ लिखा। और आज जो दुनिया में लोकतंत्र है वो फ्रांस से ही शुरू हुआ, और उसमें वोल्टेयर के विचारों का आधे से ज्यादा योगदान है। तो वो कहते हैं कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं हुआ ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों से बगावत करने वाले ब्राह्मण पैदा नहीं हुए जो इस व्यवस्था के खिलाफ, जैसे वोल्टेयर ने चर्च के खिलाफ बगावत की। और लोहिया जी ने भी एक जगह उल्लेख किया, उनका एक लेख है कि हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनारस में जाके काशी में 100 ब्राह्मणों के पैर धोए थे। आपको जानकारी है? नहीं। वो पता नहीं किस व्यवस्था के, कौन सा संस्कार था ये, आम संस्कार तो ये नहीं होते। वो गए और वहाँ से काशी से 100 ब्राह्मण इकट्ठे किए गए, उसमें कुछ बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र भी थे। तो जब वो लाइन में खड़े हुए तो एक स्टूडेंट ने इनकार कर दिया, उसने कहा कि भारत के देश के राष्ट्रपति से पैर धुलवाना संविधान का अपमान है, मैं नहीं धुलवाऊंगा। तो डॉक्टर लोहिया ने इस पर एक लेख लिखा था कि कम से कम एक ब्राह्मण की आत्मा तो जगी, कम से कम एक के अंदर तो आत्मा दिखाई दी। बिल्कुल। और इसीलिए जिस वाणी का आप जिक्र कर रहे हैं कि उनके पास आवाज़ नहीं थी, तभी देखिए आपके कुछ ब्राह्मण चले गए, लेफ्ट विंग हो गए, कुछ राइट विंग हो गए, कुछ कम्युनिस्ट हो गए, कुछ समाजवादी हो गए। इसलिए सारा जाहिर है संविधान का इसमें एक रोल है। मैं आपको
फ्रांस का आप जिक्र कर रहे हैं और फ्रांस से ही इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से आता है, जाहिर है, जो भारत में भी हमने इसको किया। मैं याद आया मुझे सभ्यता संस्कृति से कि अभी हमारे जो सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, वो नॉर्वे में डिफेंड करके आए हैं भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता को। तो इस 5000 पुरानी सभ्यता में जातिवाद भी है, इसमें महिला विरोध भी है। किस सभ्यता का वो जिक्र कर रहे हैं? जब मैं आपसे कहती हूँ कि 5000 साल पुरानी सभ्यता, इससे आपका क्या मतलब निकालते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से 5000 साल पहली सभ्यता था, उन्हें पता भी नहीं होगी मंत्री जी को कि क्या थी। वो तो जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां निकली हैं, वो तो जो द्रविड़ लोग थे, उसमें इस संस्कृति वाले लोग तो शामिल ही नहीं थे। आर्य कब आए हैं? 1500 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व तक आर्य भारत में आए हैं। तो 2000 साल ये और 1500 लगा लो, 3500 साल पहले तक तो कोई आर्य या जिसे आज हिंदू संस्कृति कहा जाता है, इस संस्कृति के कोई यहाँ चिन्ह मिलते नहीं। उससे पहले तो द्रविड़ संस्कृति थी, और उनके जो शिलालेख मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में, वो आज तक पढ़े नहीं गए हैं, वो लिपि पढ़ी नहीं गई है उनकी। जिस दिन वो लिपि पढ़ ली जाएगी, शायद भारत के इतिहास में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, और उसको भी हम देखेंगे। हमारी समझ कुछ बदलेगी उसके बाद। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव, उनकी जो सभ्यता और संस्कृति थी, उसमें तो ना वर्ण व्यवस्था थी, ना जातिवाद था, ना कोई पाखंड नहीं था। वो प्रकृति पूजक थे और मिलजुल के रहते थे। तो उस संस्कृति की अगर बात कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। और अगर इस भेदभावपूर्ण संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिसकी नींव लगभग 3000 साल पहले पड़ी है, वो 5000 साल पुराने नहीं है। क्योंकि इस शब्द को हम बार बार सुना करते हैं और मन में सवाल आता है कि आखिर है क्या ये 5000 साल पुरानी सभ्यता, जिसका हम भी आज, हम उसके वारिस हैं, जाहिर है, तो हमें उसे स्टडी करना पड़ेगा। इतिहास किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, किसी व्यक्ति का हो, उसमें बहुत चीज़ें गर्व करने लायक होती हैं, लेकिन बहुत चीज़ें शर्म करने लायक भी होती हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं। तो हमें इतिहास में ये भी देखना चाहिए कि हमें महाभारत में जब द्रोणाचार्य ने उसका एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, तो उस पर हमें सबको शर्मिंदा होना चाहिए। बिल्कुल, उस पर गर्व करने की क्या बात है? कोई बात नहीं। और जो उसमें शंबुक की गर्दन काटी गई है रामायण में, उस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। वो अदम जी बहुत बड़े शायर हुए, अदम गौंडवी, उन्होंने लिखा है कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो बेचारे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। और लोक रंजन हो जहाँ शंबुक वध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। वाह वाह। जहाँ शंबुक की गर्दन कटने पर तालियां बजाई जाती हों, उसका क्या करें, उस पर क्या गर्व करें। अब मैं उत्तर प्रदेश चुनाव पे आ जाती हूँ। मुझे ये बताइए, बंगाल चुनाव के बाद सबसे बड़ी जो एक शंका और एक चिंता पैदा हो रही है, वो है कि अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा। उत्तर प्रदेश से ही जाहिर है इस पूरे देश की दिशा हमेशा से तय होती आई है, और मुझे लगता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अहम राज्य के तौर पे उभर रहा है बंगाल के बाद। आपकी पार्टी का सबसे बड़ी अहम पार्टी है उत्तर प्रदेश चुनाव में, जो चैलेंजर है योगी आदित्यनाथ की। आपका क्या फ़िलहाल पक्ष क्या है? क्या पार्टी में चुनाव को लेकर कोई सोच पैदा हो रही है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पश्चिम बंगाल से बिल्कुल अलग होंगे। एक तरह तो कह सकते हैं पश्चिम बंगाल जैसे होंगे। एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि देखो, पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, पश्चिम बंगाल में सरकार हारी है, विपक्ष जीता है, तो यहाँ भी सरकार हारेगी, विपक्ष जीतेगा। भाई, वो 15 साल से दीदी की सरकार थी, इनकी यहाँ यूपी में 10 साल। लेकिन तभी जबकि आपकी चुनाव आयुक्त से दोस्ती हो, तब ऐसा हो पाएगा। नहीं, अब दूसरे विषय पर आता हूँ मैं। जो ये इसमें जो इस संदेह के पुख्ता आधार हैं कि बेईमानी की जाएगी, धांधली की जाएगी, अनियमितताएं की जाएंगी, लेकिन हम यहाँ उत्तर प्रदेश में इतने मजबूत हैं, समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है, और समाजवादी पार्टी की तैयारी इतनी अच्छी है बूथ लेवल पर। आपने देखा SIR में इन्होंने धांधली करने के खूब प्रयास किए। हमारे जो PDF प्रहरी थे वो बूथ लेवल पे इतने सजग रहे कि उन्होंने बेईमानी होने नहीं दी। पहले तो इन लोगों ने कोशिश की कि माइनॉरिटी और OBC के फार्म ही ना भरवाए जाएं, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने लग के सबके फार्म भरवाए, और हमने 15 दिन के अंदर, 1 महीने का टाइम था, 15 दिन के अंदर हमारे लोगों को फार्म भर गए थे। बीजेपी वालों के कुछ फार्म रह गए, उस पर योगी जी ने अप्रसन्नता भी जाहिर की कि समाजवादी पार्टी ने अपने सारे वोट बना लिए और हमारे वोट रह गए। बोला उन्होंने कहा कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं। फिर इन्होंने फार्म 7 के जरिए वोट कटवाने का षड्यंत्र किया, और बहुत बड़े स्तर पर षड्यंत्र था। बाकायदा एक एजेंसी हायर की गई, और उस एजेंसी ने फार्म छपवा के प्रिंटेड, कंप्यूटर से प्रिंटेड, नाम प्रिंटेड थे उसमें, फार्म 7 या फार्म 6 भरता आदमी वोट बनवाने के लिए अपनी या कटवाने के लिए।
तो उसमें अपना नाम लिखेगा। या कोई कह रहा कि ये इनकी मौत हो गई है, इनका नाम नहीं आना चाहिए, या ये डबल वोट है, तो उसका नाम भरेगा। प्रिंटेड फार्म थे जो पकड़े गए बल्क में, बहुत भारी संख्या में, वो विधानसभा वाइज उन्होंने भेजे और उसमें फर्जी सिग्नेचर किए गए, फर्जी किसी का भी नाम उठा के ऐसे ही सिग्नेचर कर दिए। तो दो तो लोग ऐसे पकड़े गए जो अखिलेश यादव जी ने लखनऊ कार्यालय पे पेश किए मीडिया के सामने, जो हस्ताक्षर करना नहीं जानते। उनके हस्ताक्षर से 50-50 फार्म, 100-100 फार्म भरे गए, जबकि ये भी था कि एक आदमी शायद 10 की लिमिट थी, 10 से ज़्यादा फार्म नहीं भर सकता। तो उस पर फिर जब अखिलेश जी ने कहा कि हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और हम कोर्ट में जाएंगे, तो ये और इनके ये जब इनकी जो साजिश थी वो बेपर्दा हो गई, तो इन्होंने उसे रोक दिया, तो उससे भी वोट नहीं कटे हमारे। राजकुमार जी, आप बड़े हैरान होंगे कि ये पूरी बातें जो आप कर रहे हैं ये मेरे लिए इतनी सुनी हुई कहानी है। मैं बंगाल 3 दफ़ा गई इस चुनाव में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे नहीं, टीएमसी के नेता बैठे हैं। जब मैं उनसे कहती थी कि देखिए एसआईआर में धांधली हो रही है, देखिए ये खबर मैं लेकर आई हूँ, आप बताइए क्या रिएक्शन है। कभी ऑन कैमरा और ज़्यादातर ऑफ कैमरा उन्होंने यही ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। मैं आपको पर्सनली अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पर रखकर आपको ये बता रही हूँ कि एग्जैक्टली ये उनके वर्ड्स थे कि हमारा मार्जिन इतना ज़्यादा है कि जितने वोट ये एसआईआर में काटेंगे उससे ज़्यादा हमें मिल जाएंगे। और देखिए चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। मैं आपको चेता रही हूँ, यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल हूबहू यही जवाब था। नहीं, मैं इसी जवाब पे आ रहा था, ये बात कह के मैं उसी जवाब पे आ रहा था। अब ये जो इन्होंने तैयारी कर रखी होगी, देखिए ठग जो होता है, ठग वो हर बार पुरानी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाता है। एक गांव में उसने ठगी कर दी कि मैं सोना दुगना कर देता हूँ, तो महिलाओं ने आके अपने जेवर दे दिए कि बाबा सोना दुगना करेंगे, और वो उसे मटके में भर के और मिट्टी में दबा दिया उसने ज़मीन में, और फिर रात को लेकर फरार हो गया। वो खबर आसपास के 20 गांव में फैल गई। तो ठग दोबारा उसको लेकर नहीं आएगा पड़ोस के गांव में कि मैं सोना दुगना कर देता हूँ। अब की बार वो आएगा कि मैं नकली नोटों, कागज़ को नोट बना देता हूँ, कागज़ के नोट बना देता हूँ मैं। अब की बार क्या बन रहा है? उत्तर प्रदेश में कागज़ के नोट बनेंगे। तो ये कुछ और तरीका लेकर आएंगे। पता है आपको? नहीं, अभी तो हमें ये नहीं पता क्या तरीका लेकर आएंगे। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए बेईमानी तो वो निश्चित तौर पे करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, हम रोकने का प्रयास करेंगे। अगर उन्होंने बेशर्मी के साथ बेईमानी की जबरन, तो हो सकता है टकराव भी हो, और अगर उन्होंने थोड़ा दायरे में रह के की तो हमारे कार्यकर्ता रोक देंगे। टकराव से क्या मुराद है आपकी? नहीं, जैसे कि उपचुनाव में सरेआम सबने देखा कि वोट नहीं डलने दिए। रामपुर का आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, रामपुर नहीं, 9 की 9 सीटों पे, जिन 9 सीटों पे उपचुनाव हुए उन पे वोट नहीं डलने दिए। हमें जहां 63%, 62% वोट मिल रहे थे, हम पहुंच गए वहां 25-26% पे, और बीजेपी पहुंच गई 70% पे। तो वोट नहीं डलने दिए, वोट परसेंटेज कम हो गया। रामपुर में मात्र शायद 32% वोट पड़ा, जबकि आम चुनाव में 52 या 62 पड़े थे। क्योंकि अखिलेश जी ने बाकायदा ट्वीट किया था इसी बात पे कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा। उपचुनाव था, उससे सरकार न बन रही थी न बिगड़ रही थी। ये आम चुनाव हो गए, जीवन मरण का सवाल होगा। अगर कहीं इस तरह की बदमाशियां की जाएंगी कि लोगों को वोट डालने से रोका जाएगा, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता वहाँ मुकाबला करेंगे और वोट डालने के लिए जाएंगे। तो एक तो ये, और फर्जी वोट बनाए इन्होंने पश्चिम बंगाल में, लगभग 5 लाख फर्जी वोट इन्होंने फाइनल लिस्ट के बाद बनाए। अभी लिस्ट आ गई है, हमारे कार्यकर्ता उन्हें चेक कर रहे हैं बूथ वाइज। उनमें अगर हमारे कुछ वोट रह गए होंगे तो फार्म 6 भरवा के उनके वोट बनवाएंगे। तो अभी तक की जो रिपोर्ट है, मैं तो ये कह रहा हूँ अब तक की रिपोर्ट से हम संतुष्ट हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है कि हमारे वोट बन गए हैं, वोटर लिस्ट में नाम आ गए। लेकिन राजकुमार जी, बहुत वक्त गुजर चुका है। मुझे लगता है कि आपकी जो याददाश्त है वो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें आपकी शानदार कामयाबी हमने देखी, जो गठबंधन था। मुझे लगता है कि आप शायद उस पुरानी हसीन यादों में खो गए। तब से देश बहुत बदल चुका है 2 साल में। देश बदला है, देश की व्यवस्था बदली है। चुनाव आयोग बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह मीडिया के सामने आते हैं, और जो अर्धसैनिक बल भेजे जाते हैं उनमें पर्यवेक्षक लगाए जाते हैं। पर्यवेक्षक जाकर प्रत्याशियों के घर घर पर धमका रहे हैं और चुनाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सारी चीज़ें हो रही हैं, वो हम भी देख रहे हैं। देश काफ़ी बदल रहा है और देश बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ जा रहा है। और ये चिंता इस बात की होनी नहीं चाहिए लोगों को कि ये पार्टी या वो पार्टी
हिंदू या मुस्लिम, दलित या ओबीसी, चिंता ये होनी चाहिए कि देश और देश का संविधान, देश और देश का संविधान को अगर खतरा पैदा हो गया तो कोई नहीं बचेगा, कोई जीत हार का मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस समय देश के संविधान पर खतरा है। देखिए, मैं तो अपनी मीटिंगों में भी समझाने के लिए कहता हूँ कि 1947 में हम आज़ाद हुए और उसी समय एक मुल्क बना हमारे मुल्क में से टूट के, पाकिस्तान। हमने पंथ निरपेक्षता का रास्ता अपनाया, कानून के राज की स्थापना की, संविधान के रास्ते पे चले। वो लोग धर्म के रास्ते पे चले, कट्टरता के रास्ते पे चले, तो मुल्क आज बर्बाद है। उस मुल्क में कोई लोकतांत्रिक परंपराएं पनप नहीं पाई। नहीं, आपकी बात से सैद्धांतिक रूप से कोई असहमत नहीं है। बात सवाल यहाँ पर यह है कि उन लोगों को जो आपकी लास्ट में ये कह रहा था कि ये लोग जो अब सत्ता में बैठे हैं, ये इस देश को भी उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। नहीं, आप कितने लोगों को कन्विंस करा पा रहे हैं? देखिए, 12 साल से यही कहानी विपक्ष कह रहा है, मेरे जैसे पत्रकार कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि रोज़ हम सुबह उठते हैं, आईने से बातचीत करते हैं, अपने आप से बात करके, और खुश होकर सो जाते हैं कि हमने कोई मैसेज तो दे दिया कम से कम, लेकिन हमारा मैसेज पहुंच नहीं रहा है। आप इस वक्त, आपकी पार्टी सबसे महत्वपूर्ण मुहाने पर और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी से लदी हुई पार्टी है कि जो अगला चुनाव होने वाला है, ये समझिए लोकतंत्र आर या पार बचेगा या नहीं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव पर निर्भर करता है। मैं आपकी बात से, जो पिछले कई मिनटों से आपसे बातचीत कर रही हूँ, मैं अंदाज़ा ये लगा रही हूँ, आपने कहा 10 साल से आप सत्ता में नहीं हैं, तो आपके पास ज़ाहिर है धन का बल नहीं है। आपने राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें आपने कहा एक तो जाति का प्रिविलेज होना चाहिए, दूसरे आपने कहा पैसा, और तीसरे आपने क्या बताया था कि शिक्षा होनी चाहिए, अंग्रेजी बोलने वाला। तो ये तो तीनों चीज़ें समाजवादी पार्टी के पास लग नहीं रहा है। तो फिर क्या स्ट्रैटेजी क्या है? आपका वोटर जो देख रहा है या वोटर जो देना चाहता है आपको वोट, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, देखिए, एक तो हम धर्म, जाति, सांप्रदायिकता के मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। हम लोगों की जो समस्याओं पे ही चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी। इस सरकार में क्या क्या कमियां हुई हैं वो बताएंगे, और हमारी सरकार में क्या क्या काम हमारी सरकार ने किए थे इनके लिए वो बताएंगे। तो एक तो हम विकास के मुद्दे पे पूरी तरह जनता के बीच में जाने वाले हैं और जा रहे हैं। हमारे नेता लगातार विकास के मुद्दे उठा रहे हैं। और दूसरे, जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये अनियमितताओं का खाका है, बेईमानी करने की वो है, उनकी नीयत है, उसे रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है बूथ लेवल पे। ये दोनों तरफ हमें काम करना है। एक तो जनता के बीच में मुद्दे लेके जाना है, जनता को मुद्दे समझाने हैं। और जो आप कह रही हैं कि ये तो बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हो, कितने लोग समझते हैं, और तरीका क्या होता है? इसके अलावा कोई तरीका भी तो नहीं होता। नहीं, लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि हम जनता को बताएं कि तुम्हें किस चीज़ में नुकसान है, किस चीज़ में फ़ायदा है। और जनता काफ़ी हद तक समझ भी रही है। अब जनता बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उब चुकी है। राजकुमार जी, समय देखिए असाधारण है, आपकी रणनीति साधारण नज़र आ रही है। ऐसे में कैसे आप पूरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस लड़ेंगे? आप कह रहे हैं यहाँ पर कि हम जनता को ये समझाएंगे, ये बहुत पुरानी हुई है, सुनी हुई बातें लग रही हैं। नहीं, इसके अलावा कोई तरीका आप विकास की बात कर रहे हैं, तो फिर पीडीए क्या चीज़ है? पीडीए भी विकास ही है। देखिए, 1950 में भारत का संविधान, बल्कि 1949 में जब लिखा गया, स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, वो संविधान हमारा साफ कहता है कि जो समाज शैक्षिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं, उन्हें बराबरी में लाने के लिए काम किया जाएगा। आयोग बनाए जाएंगे, उन्हें आरक्षण की व्यवस्था, विशेष अवसर दिए जाएंगे। उस पर काम नहीं किया गया ईमानदारी के साथ, तो वो लोग अभी भी पिछड़े ही हैं। अभी 2023 में राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि SC, ST, OBC के कितने कितने पद केंद्रीय सेवा में खाली हैं। तो जो जवाब आया वो बहुत बहुत चौंकाने वाला और बहुत चिंता पैदा करने वाला है कि 70% से लेके लगभग 50% तक पद खाली पड़े हैं तीनों कैटेगरी के। और हर नौकरी में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में। तो इसका मतलब सामाजिक न्याय को लेकर काम नहीं किया गया है। इसलिए पीडीए कहना या पिछड़े दलित की आवाज़ उठाना या सामाजिक न्याय की आवाज़ या जाति जनगणना की आवाज़ उठाना, ये ऐसे ही नारा नहीं है या ये शौकिया नहीं है। ये गंभीर विषय है इस देश का। इस देश में जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करना
एक प्रमुख राजनीतिक कर्तव्य है इस देश में। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन जो वोटर है उत्तर प्रदेश का, आप देखिए आज योगी आदित्यनाथ की इमेज क्या है। इत्तेफाक से मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट एक पत्रकार होने के नाते भी है और एक ऐसे बाशिंदे के होने के नाते जिसकी परवरिश, पैदाइश, शिक्षा सब उत्तर प्रदेश में हुई और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश को समझती भी हूँ। इस वक्त उनकी इमेज इस तरह की बनाई जा रही है कि देखिए वो एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो बहुत ही नफरती है और मुसलमानों को उनकी जगह दिखा रहा है। आप भी उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह समझते हैं, आपकी पार्टी का पूरा बेस उत्तर प्रदेश में है। ये जो पूरा मुस्लिम विरोधी चीफ मिनिस्टर, जिसका शुरुआत ही हमने कार्यक्रम में उसमें की थी, कि एक पूरी जो कंस्टिट्यूएंसी बनाई गई है अखिलेश यादव और आपकी पार्टी के पास, इसकी काट क्या है? कैसे आप बताएंगे हिंदू विरोधी ना दिखते हुए कि आप मुस्लिम विरोध के खिलाफ हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी तो ये तो हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी धर्म के नाम पे कोई नफरत नहीं फैलाती और किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ जो खेल खेल रहे हैं, वो ये लगातार जो रोज़ाना मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अभी कल परसों बोल दिया कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। उन्हें कहना चाहिए था कि सड़क पर कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होगा। सड़क पर नमाज नहीं होगी तो मतलब आप एक ही धर्म के उसे रोकना चाहते हैं, अन्य धर्मों को क्यों नहीं रोकेंगे आप? तो वो ऐसा नहीं है कि वो ये बताना चाह रहे हैं या वो खाली ये बयान दे दिया उन्होंने, वो ये भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस पर रिएक्ट करे। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी कहे कि सड़क पर नमाज क्यों नहीं होगी, ये कहते हैं उनके वोट बढ़ जाते हैं। लोग समझते हैं। अब देखिए कानूनी दृष्टिकोण से तो ये बात उचित लगती है कि भाई सड़क पे नहीं होनी चाहिए, सड़क चलने के लिए है। सही बात है। लेकिन उन्हें कहना ये चाहिए कि सड़क पे कोई, अब मेरा व्यक्तिगत आप पूछो तो मैं तो बहुत पहले से ये बात कहता रहा हूँ कि सड़क पे जुलूसों की, किसी भी तरह के जुलूसों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और जो ये जो बारात भी निकलती है सड़क पे, बहुत सी जगह हाईवे पे गांव हैं और उन गांव में जब बारात की चढ़त होती है तो पूरे हाईवे पे कई किलोमीटर लंबे जाम लग जाते हैं। हमारे क्षेत्र में 2 गांव ऐसे हैं हमारे पास में बिल्कुल, कि उन गांव में इतने लंबे लंबे जाम लगते हैं, लोग परेशान रहते हैं। तो हमें ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि कोई भी धार्मिक जुलूस, सामाजिक जुलूस और कोई भी निजी शादी समारोह का कार्यक्रम सड़क पर ना हो, सार्वजनिक स्थानों पर ना हो। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन खाली ये कह देना बाकी को तो आप छूट देंगे और नमाज नहीं होने देंगे हम। नमाज तो ज़्यादा, जो थोड़े बहुत मान लीजिए 10% जगह पे ऐसा होता होगा कि मस्जिद से सड़क तक लोग आ जाते हों। नहीं, एक दिन होता है, जुम्मे के दिन होता है 15 मिनट के लिए, वो भी 15 मिनट 15 मिनट में नमाज खत्म हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन वो इतनी चिंताजनक नहीं है कि जो कई महीने के लिए सड़कें घेरी जाती हैं या पूरे दिन के लिए सड़क घेर ली जाती है। तो ये भेदभाव वो जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के एक ट्रैप बिछाते हैं, एक जाल फेंकते हैं। जो इस बात में खुश है कि भाई हमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अब्दुल टाइट हो रहा है। अब उन्हें ये पता नहीं है कि अब्दुल टाइट होने के चक्कर में तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, तुम्हारे स्कूल बर्बाद हो गए, तुम्हारे अस्पताल में दवाई नहीं है। अब ये जो कहते हैं कि हमने, देखिए 3-4 बातें ये कहते हैं, अपनी उपलब्धि बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पहली बार इन्होंने अखबार में जो विज्ञापन दिए बड़े बड़े, तो उस पर लिखा उत्तर प्रदेश में है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। और वो एक्सप्रेसवे बनाया किसने था? अखिलेश यादव ने। तो उपलब्धियों पे भी हमारी पे ही गर्व करते हैं। ये कहते हैं हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, पहले 6-6 घंटे 8-8 घंटे आती थी। वो कारखाने बनाए किसने जिनमें ये बिजली पैदा हो रही है? आपने तो एक भी कारखाना नहीं लगाया, सारे अखिलेश यादव के लगाए हुए हैं। तो अगर अब जैसे गोमती रिवर फ्रंट है, देश में सबसे अच्छा रिवर फ्रंट अहमदाबाद में बना, उस पर नर्मदा नदी पे, नर्मदा रिवर फ्रंट। उससे बेहतर अखिलेश जी ने लखनऊ में बनाया गोमती रिवर फ्रंट। योगी जी ने आते ही उसे बंद कर दिया, उसका डेवलपमेंट बंद कर दिया। तो विकास तो हम कर रहे थे, विकास आप रोक रहे हो और नाम अपना ले रहे हैं। अब मैं आखिरी सवाल लगाया, मैं एक बात और बता दूं बस लास्ट। सबसे पहले आरोप लगाया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में घपला किया गया, इसकी जांच कराएंगे। जांच समिति बनाई, जांच समिति ने सब ओके कर दिया, कुछ गड़बड़ नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 303 किलोमीटर लंबा है, 304, 12,000 करोड़ रुपए की लागत में बना, लगभग 40 करोड़ पर किलोमीटर।
योगी जी ने गोरखपुर में एक 4 लेन की लिंक वे वो बनाई है, लिंक रोड। एक्सप्रेस वे नहीं है, एक्सप्रेस वे होता है 6 लेन का। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 6 लेन का है, और उसमें जितने स्ट्रक्चर हैं वो सब 8 लेन के हैं। पुल और पुलिया जो बनाए हैं पहले ही 8 लेन के बनाए हैं अखिलेश जी ने, कि कभी बढ़ाना पड़े तो आराम से बढ़ जाए। योगी जी ने बनाया 4 लेन का लिंक एक्सप्रेस वे, वो बना है 7200 करोड़ की लागत से, 80 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। तो आप तो 4 लेन की सड़क 80 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बना रहे हो, तो आप तो ईमानदार हो गए। अखिलेश जी 6 लेन की सड़क 40 करोड़ पर किलोमीटर में बना रहे हैं, वो बेईमान हो गए। भ्रष्टाचार हो गया। तो ये इनकी जो है, जो झूठे आंकड़े देते हैं, झूठ बोलते हैं, और मीडिया इनको सहयोग करता है। बिल्कुल आखिरी सवाल अब आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, और वो सवाल ये है कि आप कितनी भी विकास की बात कर लीजिए, सड़कों की बात कीजिए, आप कुछ भी अपने तरफ से मुद्दे लेकर आइए जो आप समझते हैं कि जनता के लिए अहम है। चुनाव होना है हिंदू मुस्लिम पर। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ पश्चिम बंगाल का, और फिर उदाहरण आपको दूंगी मध्य प्रदेश का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांप्रदायिक कम्युनल पॉलिटिक्स का जवाब ममता बनर्जी ने दिया कि अगर आप हिंदुत्व की राजनीति करें तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़कर हिंदू वोटर को खुश करूंगी। उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, 3 मंदिर उन्होंने बना दिए, जगन्नाथ टेम्पल भी उन्होंने बनाया। फिर भी आखिरकार वोट मिला जो ओरिजिनल हिंदू पार्टी है उसी को। अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भोजशाला वाला मुद्दा आया हुआ है, जिसमें रातों रात एक 700 साल पुरानी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया गया। बाकायदा वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, पूजा अर्चना हो रही है, और आप जानते हैं वहाँ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी बगलें झाँक रही है। इतने घोर अन्याय के बावजूद किसी कांग्रेस पार्टी के लीडर की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि इस कम्युनल इशू पे वो कोई स्टैंड ले सके। अब मैं आ जाती हूँ समाजवादी पार्टी के सवाल पर। आरोप ये है कि समाजवादी पार्टी को भी जब मुद्दा आता है कम्युनल पॉलिटिक्स का, वो भी बगलें झाँकते हैं। उनको ये मालूम नहीं है या एक कोई स्टैंड नहीं ले पाए हैं कि हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, आप कितनी भी कम्युनल पॉलिटिक्स कीजिए, ये हमारा स्टैंड है और हम डरेंगे नहीं इस बात से। तो कोई एक स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है, और इसी के ऑपोजिशन में मैं कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना चाहती हूँ, राहुल गांधी को। पूरी कांग्रेस पार्टी में अगर एक कोई सेक्युलर नेता है वो राहुल गांधी है। ये बात मैं पी चिदम्बरम के लिए नहीं कह सकती, कांग्रेस पार्टी के दूसरे मंत्रियों के लिए नहीं कह सकती, मैं प्रियंका गांधी के लिए भी नहीं कह सकती, सिर्फ राहुल गांधी के लिए बात कहूँगी। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जब कम्युनल पॉलिटिक्स होती है तो आप उसको काउंटर कैसे करते हैं? नहीं, हम कम्युनल एक्टिविटीज़ पे जो भी कोई ऐसी मुद्दा आता है उस पर हम तुरंत प्रतिक्रिया भी देते हैं और उसे रोकने के प्रयास भी करते हैं। और इस पर हमारा स्टैंड एकदम साफ है कि ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है जो सांप्रदायिक राजनीति है। और जहाँ तक आपने मध्य प्रदेश की बात की, भोजशाला हो या अयोध्या मंदिर हो, इन्हें कोर्ट के माध्यम से ले गए। ये कोर्ट से आदेश जब हो गया तो हम तो शुरू से ही कहते रहे थे कि अयोध्या विवाद का हल या तो आपसी बातचीत से हो या कोर्ट के फैसले पर छोड़ दिया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दे दिए, उसमें भी बहुत इफ एंड बट हैं, लेकिन वो कुछ भी हो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके बाद विरोध करना फिर न्यायालय को। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरह के मामलों पे कह सकते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन राजकुमार जी, कोर्ट के जजमेंट की आलोचना करना भी संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। हम जज की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन उसके दिए गए फैसले की आलोचना कर सकते हैं। देखिए, जो अयोध्या का फैसला हुआ, मंदिर के लिए जगह दे दी गई और मस्जिद के लिए दूर जगह दे दी गई, दूसरी जगह, उसमें मुस्लिम समाज ने भी कोई आपत्ति नहीं की। न तो मुस्लिम समाज अपील में गया और न उस पर कोई आपत्ति की। तो जब हम शुरू से ये कह रहे थे कि भाई जो कोर्ट फैसला देगा हम उसे मान लेंगे, उसके बाद भी हम अगर आपत्ति करते हैं या कहते हैं फैसला गलत है, तो उसको मुझे कोई औचित्य नज़र नहीं आता। क्योंकि चाहे हमारे साथ थोड़ा बहुत अन्याय हो रहा हो, लेकिन हमें न्यायालयों पे, संवैधानिक संस्थाओं पे फिर भी विश्वास तो रखना पड़ेगा। विश्वास तो रखना पड़ेगा, मुस्लिम समुदाय हो या ऑपोजिशन हो। लेकिन जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है अदालतों के जरिए, अब देखिए चुनाव आयोग पे पहले कोई एक लफ्ज़ नहीं उठाता था बात, लेकिन अब सीधे सीधे चुनाव आयोग पे हम बात कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी आँख के नीचे नाइंसाफ़ी हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। मुझे लगता है कि ये लंबी बातचीत होगी और किसी रोज़ जब उत्तर प्रदेश के चुनाव और नज़दीक होंगे तब आपको फिर से दावत दी जाएगी और आपसे बातचीत होगी। शुक्रिया।